तो मानव भूगोल का क्षेत्र अथवा प्रकृति पे बात करेंगे आज। इसका मतलब क्या है कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी क्षेत्र में आप अध्ययन करते हैं। सिंपल सा परिभाषा बताए थे मानव भूगोल की कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और प्रकृति के साथ मानव जो अपनी क्रियाएं करता है, अंतर क्रियाएं करता है, उन्हीं का जब आप अध्ययन करते हैं तो मानव भूगोल कहलाता है। इसमें हम आपको इसकी विभिन्न शाखाएं बताए थे एक दिन कि मानव भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं हैं या मानव भूगोल के अंतर्गत जो फिर सब डिवीज़न किया गया है, तो उसमें पहला बताए थे कि विचारधाराएं हैं। विचारधाराएं जिसके अंतर्गत मानव भूगोल या भूगोल से संबंधित बहुत सारी विचारधाराएं दी गई कि भौतिक भूगोल का अध्ययन हो, मानव भूगोल का हो, या नियतिवादी हो, संभववादी हो, व्यवहारवादी भूगोल, कल्याणवादी भूगोल, बहुत सारी तरह के भूगोलों की बात हुई। तो विचारधारा मतलब कि भूगोल से संबंधित जो विचारधारा दी गई, कॉन्सेप्ट दिए गए वो। फिर उसके बाद आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल जो कि आपके चौथे सेमेस्टर में है ना। चौथे सेमेस्टर में डायरेक्ट आर्थिक भूगोल नाम का पेपर ही है। इस आर्थिक भूगोल के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसी आर्थिक भूगोल में आपका कृषि भूगोल आएगा, मतलब जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो सारी इसी के अंतर्गत आएंगी। उद्योग भूगोल, परिवहन भूगोल, है ना, और भी जो भी संबंधित होगा। तीसरा क्या होगा, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे कि भारत की जो राजनीति है, मतलब भारत में राज्य का उद्भव कैसे हुआ, कैसे भारत में राज्य जो है एक दूसरे के साथ संबंधित है, कैसे भारत की जो सीमाएं हैं पड़ोसी देशों के साथ संबंधित है, और भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसा है, वह राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल, कल्चरल ज्योग्राफी, इसमें क्या अध्ययन होता है, इसमें विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। चाहे वो विश्व के लेवल पे हो, तो विश्व के लेवल पर भी विश्व को कई संस्कृतियों में बांटा गया है, सांस्कृतिक परिमंडल कहते हैं उनको। उसके बारे में बात करेंगे अगर होगा सिलेबस में तो। और भारत की संस्कृति, और भारत के भीतर भी अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग संस्कृति है। तो विश्व पर, एक तो विश्व लेवल पर हो गई बहुत सारी देशों की अलग अलग संस्कृति, फिर एक देश के भीतर भी अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग संस्कृति, वही सब इसमें अध्ययन होता है। और संस्कृत के अंदर आप जानते हैं संस्कृत के अंतर्गत क्या क्या होता है, खान पान हो गया, रहन सहन हो गया, बोली भाषा हो गया, ये सब संस्कृति ही है। और सभ्यता क्या होती है, जब यही संस्कृति एक ऐसे उच्च स्तर को प्राप्त होती है जहाँ पे भौतिकता और वैज्ञानिकता का सबसे उच्च स्तर होता है, उसी को क्या कहते हैं, सभ्यता। सभ्यता का पतन होता है लेकिन संस्कृति का कभी भी पतन नहीं होता है। ये आपको पता होना चाहिए संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या होता है। ठीक है। सांस्कृतिक भूगोल के बाद एक भूगोल है जिसको कहते हैं अधिवासीय भूगोल। अधिवासीय भूगोल, आदिवासी भूगोल मतलब सेटलमेंट ज्योग्राफी। मतलब सेटलमेंट ज्योग्राफी मतलब कि गांव या शहर कैसे बसे हुए हैं। हर एक गांव की अपनी अलग अलग संरचना होती है बसने की। अगर आप देखेंगे कोई मेन सड़क जा रही है कहीं से, तो उस सड़क के किनारे एकदम पैरेलल गांव बने होते हैं, है ना। कोई नदी जा रही है तो उसके किनारे गांव बने हुए होते हैं, है ना। कोई मार्केट है तो उसके जितनी रोडें गई हैं सबके किनारे दुकान आदि बसे हुए होते हैं। गाँव में अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे तो घर बहुत दूर दूर बने हुए हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में जाएंगे तो सारे घर एक साथ बने हुए होते हैं। क्यों मैदानी क्षेत्रों में सारे घर एक साथ? क्योंकि मैदानी उपजाऊ भूमि है। उपजाऊ भूमि मान लीजिए इतनी ज़्यादा है, उपजाऊ भूमि इतनी बड़ी है, तो सारे लोग अगर घर बनाने लगे अलग अलग जगह पे तो उपजाऊ भूमि बहुत कम बचेगी। इसीलिए सारे लोग क्या होते हैं, एक ही जगह पर इकट्ठा होकर इतने बना लिए, बाकी जगह जो बचा उसमें अपना क्या कर रहे हैं, खेती कर। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र जो होता है वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होता है, तो मैदानी भाग तो है नहीं, तो पहाड़ों पे बहुत कम समतल जगह थोड़ा थोड़ा जगह पर देखने को मिलता है। तो थोड़ा थोड़ा जगह जहाँ समतल होता है उस पर कोई एक व्यक्ति कब्जा कर लेता है और एक व्यक्ति वहाँ पे रहता है। तो पहाड़ों पे जो बस्तियाँ हैं, घर हैं, बहुत दूर दूर हैं, और मैदानों में क्या है, बहुत पास पास हैं। आप लोग देखे होंगे
तो आदिवासी भूगोल में यही अध्ययन करते हैं कि ग्रामीण भूगोल, ग्रामीण क्षेत्र में कैसा अधिवास है और शहरी क्षेत्र में कैसा अधिवास है, शहर कैसे बनते हैं, गाँव से ही शहर बनते हैं, है ना। जैसे औरी मोड़ है अभी, है ना, हो सकता है आज से 50 साल बाद यही एक सिटी के रूप में देखने को मिले, है ना, फिर ये कॉलेज सिटी के अंतर्गत आने लगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें आदिवासी भूगोल के बाद जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत क्या अध्ययन करेंगे? जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं कि विश्व की जनसंख्या क्या है, विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है, विश्व की जनसंख्या बढ़ने घटने का कारण क्या है, विभिन्न महाद्वीपों पर जनसंख्या का वितरण कैसा है ना। दूसरा पढ़ते हैं इसमें प्रवास, माइग्रेशन, कि विश्व में माइग्रेशन क्यों हो रहा है, क्यों एक देश के लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, क्या कारण है, कैसे कारण है। ऐसे ही भारत में पढ़ेंगे, भारत की जनसंख्या क्या है, भारत के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या क्या है ना। एक राज्य से दूसरे राज्य में भी लोग जाते आते हैं रोजगार के लिए, विभिन्न साधनों के लिए, तो ये जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो इस तरह से ये जो है मानव भूगोल के क्या हैं, शाखाएं हैं, ये सब मानव भूगोल के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। तो इसमें आप देख रहे होंगे सारी चीज़ें में मानव संबंधित है, जितनी भी चीज़ें हैं कोई बिना मानव के संपन्न नहीं हो पाएगा। क्या हो पाएगा? कोई भी चीज़ इसमें आप बता दीजिए जिसमें मानव की भूमिका ना हो, कोई ऐसी है? नहीं है, सब में मानव है और मानव प्रकृति के साथ क्रिया करके ही इन सब की स्थापना। जैसे कृषि करना है तो उसमें प्रकृति की ज़रूरत है ना। परिवहन के लिए भी प्रकृति की ज़रूरत है, ज़मीन पे ही तो वाहन चलाएंगे अब जरूर, और हवा में भी आप हवाई जहाज़ उड़ा रहे हैं तो वायुमंडल में ही ना उड़ा पा रहे हैं, तो वायुमंडल भी तो प्रकृति ही है। तो ये सारी चीज़ें मानव भूगोल की शाखाएँ हैं। अब जो इसमें प्रकृति की बात हो रही थी उस पर बात करते हैं। तो मानव क्या करता है? पृथ्वी के विभिन्न भागों में निवास करता है। मानव पृथ्वी के विभिन्न भागों में निवास करता है और हर एक पृथ्वी का जो भाग है उसकी एक खास प्राकृतिक विशेषता है ना। वहाँ की कुछ खास जलवायु रहती है, किसी एक क्षेत्र, जैसे आप जहाँ पे हैं यहाँ की कुछ खास जलवायु है, यहाँ का कुछ खास मौसम है, कुछ खास तापमान का वितरण है। हिमालय में जाएंगे तो वहाँ का कुछ खास तापमान होगा, कुछ खास जलवायु होगी, है ना। तो दोनों जगह पे मानव रह रहा है, हिमालय में भी और यहाँ पे भी रह रहा है, तो दोनों जगह की क्रियाएं भी अलग अलग हैं, है ना। जैसे आप यहाँ पे जिस तरह से अपनी क्रियाएं संपन्न कर रहे हैं उसी तरह से सेम जरूरी नहीं है कि हिमालय में भी कोई रह रहा हो तो वो क्रियाएं संपन्न कर पाए, ठीक है। तो प्रकृति के कारण मानव की क्रियाएं क्या होती हैं? परिवर्तित होती हैं, है ना। तो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाला जो मानव है वो भिन्न भिन्न क्षेत्र में वातावरण के कारण भिन्न भिन्न क्रियाएं संपन्न करता है, एक ही तरह की संपन्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि वातावरण पे ही तो हम लोग क्या है, निर्भर हैं कहीं ना कहीं। तो ये जो है नेचर जो है इसमें क्या होता है, अंतर पाया जाता है, ठीक है ना। और यही जो है हमारे एक सांस्कृतिक जो भूगोल है या सांस्कृतिक वातावरण कहते हैं जिसको। सांस्कृतिक वातावरण, जैसे हम लोग जब पर्यावरण पढ़ते हैं तो कहते हैं भौतिक पर्यावरण और एक सांस्कृतिक पर्यावरण भी उसमें डिवीज़न किया जाता है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण जब आपको शब्द बताया जाए तो उसका सिंपल सा मतलब यह है कि मानव ने जो चीज़ें निर्मित की हैं, मानव ने जो भी चीज़ें निर्मित की हैं और जो भी आपके आसपास मानव द्वारा निर्मित चीज़ें दिख रही हैं वो किसका पार्ट होती हैं? सांस्कृतिक पर्यावरण का पार्ट होती है, कल्चरल इन्वायरमेंट। जैसे आप कॉलेज के अंदर हैं, ये दीवार खड़ी हुई है, ये टेबल कुर्सी आसपास है, पंखा है, ये सब सांस्कृतिक पर्यावरण का भाग है। जो प्राकृतिक नहीं होगा वो क्या होगा? सांस्कृतिक होगा, है ना। तो पर्यावरण को एक तरह से और डिवीज़न करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और एक क्या डिवीज़न होता है? सांस्कृतिक पर्यावरण। तो सांस्कृतिक पर्यावरण जब शब्द प्रयोग हो दिमाग में आपके तुरंत आना चाहिए कि मानव निर्मित चीज़ें हैं, रोड हो गया, वाहन हो गया, ये सब सांस्कृतिक पर्यावरण के ही भाग हैं। तो जब दो क्षेत्रों की जलवायु भिन्न भिन्न है तो वहाँ पे मानव द्वारा निर्मित की जाने वाली क्रियाएं या होने वाली वस्तुएं जो है वो भिन्न भिन्न है। तो सांस्कृतिक पर्यावरण भी दोनों जगहों को क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। तो यही सांस्कृतिक पर्यावरण ही मानव भूगोल का क्या है? पार्ट है। फिर एक है भूगोलवेत्ता जो है प्रोफेसर ब्लास। प्रोफेसर ब्लास का क्या कहना है? प्रोफेसर ब्लास का कहना यह है कि मानव जब तक जीवित रहता है वह सक्रिय रहता है, वो कुछ न कुछ करता ही रहता है। प्रकृति जब तक उसको क्या न कर दे,
निष्क्रिय न कर दे, अकर्मण्य न कर दे। प्रकृति ही हमको क्या करती है, किसी न किसी रूप में बैक्टीरिया वायरस आ गया तो हम क्या हो गए, थोड़ा बीमार हो गए, तो थोड़ा इनएक्टिव हो गए, पढ़ने लिखने का भी मन नहीं करना है, खाने का नहीं मन कर रहा है ना। लेकिन जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हम कुछ न कुछ करते रहते हैं, भले बिस्तर पे लेट के ही कुछ न कुछ सोच विचार रहे हो, लेकिन दिमाग भी तो एक्टिव है उस समय पे। तो कहने का मतलब ये है कि हम सक्रिय रहते हैं, मानव सक्रिय रहता है, कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहता है, जब तक कि प्रकृति के द्वारा उसको क्या न कर दिया जाए, निष्क्रिय न कर दिया जाए। ठीक है, तो ये कहना किसका है, प्रोफेसर ब्लास का है। और जब मानव सक्रिय है तो वह क्या करता है, वातावरण के साथ अंतरक्रिया करके सांस्कृतिक परिमंडल का या सांस्कृतिक वातावरण का क्या करता है, निर्माण करता रहता है, जिससे कि सांस्कृतिक भूगोल का भी निर्माण होता रहता है। ठीक है, तो इसमें कुछ लिखना भी है आप लोगों को, क्या लिखेंगे, बुक ये वाली ले लीजिए आप लोग, इसमें ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल का भी है और थ्योरी का भी है। ये मानव भूगोल की पुस्तक है, चतुर्भुज मेमोरिया की है ये। इसको ऑनलाइन भी आप लोग ले सकते हैं, अमेज़न पे होगा, देख लीजिए। ठीक है, अब इसमें इसी तरह का एक डिवीज़न किया गया है मानव भूगोल के क्षेत्र के बारे में। तो ये मैंने मानव भूगोल की शाखाएं बताया आपको। अब इसी में मानव भूगोल के क्षेत्र के लिए एक इमेज बनाया गया है, फ्लो चार्ट बनाया गया है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए कि मानव भूगोल का क्षेत्र बताइए, तो आप इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं उसको। तो वही हम लोग देखते हैं अभी। तो मानव भूगोल का जो क्षेत्र है, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले है भौतिक तत्व जो हैं, सारी चीज़ें बता चुका हूं मैं आपको, बस उसको एक लिखना है। भौतिक तत्व में जैसे स्थलाकृति, जिसको जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं, जलवायु, क्लाइमेटोलॉजी जो पढ़ रहे थे आप, चट्टान एवं शैल, जलाशय या नदियाँ, ये भौतिक तत्व हो गया। भौतिक तत्व मतलब जिनको अजैविक तत्व भी कहते हैं, जिनमें जीवन नहीं है। फिर एक होता है कौन सा तत्व, जैविक तत्व। जैविक तत्व में क्या होगा, जीवित चीज़ें होंगी, जिनमें क्या क्या आता है, वनस्पति, जीव जंतु। ठीक है, ये जैविक तत्व है। फिर ये दोनों तत्व जो हैं, ये किसके पार्ट है, वातावरण के पार्ट है। जो वातावरण है, वातावरण में जो पर्यावरण होता है, उसमें पर्यावरण में दो तरह के तत्व पाए जाते हैं। पर्यावरण, और उस पर्यावरण दो तरह के जो तत्व हैं, उनमें से एक होता है भौतिक तत्व, एक होता है जैविक तत्व, और एक होता है सांस्कृतिक तत्व। ठीक है ना। तो सांस्कृतिक तत्व में ही मानवीय क्रियाएं आती हैं, जो हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं। इसमें तीसरा जो इसमें पोर्शन होगा आपका, वह क्या होगा, मानवीय क्रियाएं। मानवीय क्रियाएं, ठीक है। मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत जो है मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत फिर इसको डिवीज़न किया गया है। तो पहला जो डिवीज़न है वह है आवश्यकता संबंधी। आवश्यकता संबंधी मतलब जिसकी आपको डेली आवश्यकता है ना, आवश्यकता संबंधी जो तत्व हैं। तो आवश्यकता संबंधी जो तत्व हैं उनमें है कौन कौन चीज़ों की आपको डेली आवश्यकता है। भोजन की आवश्यकता है,
वस्त्र की आवश्यकता है, निवास की आवश्यकता है। जल तो इसमें आ जाएगा ना, जल एक भौतिक तत्व है। मानवीय चीज़ें, जो मानव निर्मित चीज़ें हैं जिनमें आपको ज़रूरत है ना, तो ये है, ठीक है ना। फिर आर्थिक तत्व, आर्थिक तत्व, तो आर्थिक तत्व में जो चीज़ें आएंगी उनमें आएगा उत्पादन क्रियाएं, उत्पादन क्रियाएं, है ना। उत्पादन क्रियाएं, जो चीज़ें आप प्रोड्यूस करते हैं, बिस्किट उत्पादन कर रहे हैं, ब्रेड उत्पादन कर रहे हैं, है ना, तो ये सब चीज़ें इसी में आएंगी। जितनी भी चीज़ें उत्पादित की जाती हैं, नमकीन हो गया, ये सब। निर्माण उद्योग, निर्माण उद्योग। फिर है व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य। यातायात एवं संचार, यातायात एवं संचार, ठीक है। तो आर्थिक तत्व में ये सब चीज़ें आ गई। फिर इसके बाद जो है सामाजिक एवं राजनीतिक तत्व है। आर्थिक तत्व के बाद सामाजिक और राजनीतिक। सामाजिक और राजनीतिक में जो चीज़ें आएंगी वो क्या है कि भूमि एवं श्रम विभाजन। भूमि है, सबके पास भूमि होनी चाहिए, और श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, जैसे आप लोग देखते हैं कि प्राचीन समय से ही भारत में एक वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है, जो एक तरह से कहीं न कहीं जिसकी शुरुआत इसीलिए हुई थी कि श्रम का विभाजन हो, लेकिन बाद में वह शोषणकारी प्रवृत्ति हो गई, इसके लिए उसकी आलोचना की जाती है, ठीक है। तो भूमि और श्रम विभाजन फिर अलग है। उसमें अगला है फिर अगला है इसमें कि जैसे शादी ब्याह भी करना है सबको, है ना, जरूरी है जीवन में। तो यो वाले तत्व जो आते हैं, शादी विवाह, यह भी एक सामाजिक तत्व है ना। भारत में तो लोगों का उद्देश्य ही है जीवन का कि अपने लड़के लड़की की शादी करा दें, वही परम लक्ष्य है जीवन का। पूछते ही नहीं है, नहीं करना है तो नहीं, तुमको नहीं करना है तो क्या हुआ, उनको कराना तो है। फिर नैतिकता भी एक सामाजिक तत्व ही है। नैतिकता, धर्म, धर्म भी समाज का ही पार्ट है। तो ये सामाजिक हुआ। राजनीतिक में क्या आएगा, राजनीतिक में आएगा यहाँ पे, अगर आप केवल सामाजिक बस लिख लीजिए, क्योंकि सामाजिक ही बस लिख पाएंगे यहाँ पे। ये सामाजिक हो गए। राजनीतिक को कहीं और मैं लिख दे रहा हूँ, राजनीतिक को ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि राजनीति सबसे ऊपर है। राजनीति, राजनीति से संबंधित जो तत्व हैं उनमें आता है राज्य की सीमाएं और विस्तार। राज्य की सीमाएं एवं विस्तार, ठीक है। तो भारत है, पहले तो भारत की सीमाएं किन किन देशों के साथ लगती है आपको ये पता होना चाहिए, है ना। सब लोगों को पता है कितने देशों के साथ सीमाएं लगती हैं, नाम बता सकते हैं, नहीं पता है तो कल पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आप उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं किस किस राज्य के साथ लगती हैं भारत के, वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आप सोनभद्र जिले में रहते हैं, सोनभद्र जिले की सीमाएं किन किन जिलों के साथ लगती हैं। तो 3 तरह की सीमाएं आपको पता होनी चाहिए, कम से कम आप इस देश के नागरिक हैं, इस राज्य के नागरिक हैं, और नागरिक क्या इस राज्य के निवासी हैं और इस जिले के निवासी हैं। तो पहला तो भारत की किन किन देशों के साथ सीमाएं लगती हैं, ये होमवर्क लिख लीजिए, कुछ काम वाम किया कीजिए घर जाके। पहला लिख लो, भारत की सीमाएं किन किन देशों के साथ लगती हैं, पहला। दूसरा,
उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों के साथ या कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, किसी देश के साथ भी लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा कहाँ कहाँ लगती है? समय तो हो चुका है। और लास्ट में लिखिए सोनभद्र की सीमा कहाँ कहाँ लगती है, किन किन जिलों के साथ। इसमें थोड़ा सा है, जल्दी से लिख लीजिए। तो राज्य की सीमाएं एवं विस्तार हो गया, संसाधन का उपयोग हो गया, कला एवं साहित्य हो गया, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, तो ये सब क्या है? मानव भूगोल का क्षेत्र है। ठीक है, थोड़ी सी बातें इसमें और बची हैं जिसके बारे में कर चर्चा करेंगे, और फिर कल हम लोग देखेंगे कि भारत में भौगोलिक ज्ञान का विकास पुराणों के संबंध में कैसा रहा। तो कल संभवतः या परसों तक में ये पहला यूनिट खत्म हो जाएगा।